हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 27 जुलाई और उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, अपना पी वाई क्यू देख रहे हैं यूपीएससी का 2020 की पी वाई क्यू देख रहे हैं हम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सीरीज नंबर ए है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले पहले से लेके 6 तक के क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश की है। देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? यू कैन सी दैट जो संवैधानिक गवर्नमेंट है उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला आंसर इसका, अ गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर। कोई भी गवर्नमेंट है वो उसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ये तो नहीं होगा, पर्टिकुलर नैरो एरिया है। पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर वाले क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, पॉपुलर वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। आगे देखते हैं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। तो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये देखिए बहुत सारी पार्टियां हो गई, इट्स नॉट। और लिमिटेड गवर्नमेंट, यस इट्स ए लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में। क्लियर कट है यहाँ तक। अब आपके लिए यही क्वेश्चंस अगर यूपीएससी 2023, हालांकि रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चंस, बट अगर इस बेस पे होता आपके लिए, और आपके लिए यहाँ पे हो जाता ओनली पेयर वन, ठीक है, pair 2 and pair 3 and pair 4. So here the answer is limited government, you can say that only pair one answer. तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपना ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न के थ्रू भी। तो उसका आंसर क्या हो जाता। अब वैसे हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते किसमें, हम कंफ्यूज हो सकते थे थोड़ा सा इसमें। लिमिटेड गवर्नमेंट तो क्लियर कट था अपना, ठीक है, बट थोड़ा सा हम इसमें हो सकते हैं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का पार्ट्स है, तो ओनली पेयर टू हो सकता है, बट नहीं, ये एक्चुअली में ब्रॉड एरिया हो जाएगा और इसका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। सो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद देखते हैं हम अपना पीसी यानी प्रीलिम्स करंट, और आज है 27, बट हम एक दिन पहले का देख के चलते हैं। तो 26 जुलाई का देखेंगे न्यूज़ में क्या क्या रहा, खबरों में क्या क्या था। तो देखते हैं हम। एक है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये टर्मोलॉजी बेस है क्वेश्चन। आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो टर्मोलॉजी बेस बनेगा। अब देखिए मैं बताऊँ, हाइग्रो, हाइग्रो से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, हाइग्रो बोले तो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइग्रो, उसमें दोनों चीजें हो तो H2O भी हो, क्या मतलब है इसका, देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड का मतलब है आर्द्र, आर्द्र वायु से ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अब देख रहे हैं ना हम किस किस, देखिए बेस्ट से तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना ही रहे थे, सोलर से हम बना ही रहे, बट अब हम ह्यूमिड से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसके, एयर ह्यूमिड इज अ कंटिन्यूसली अवेलेबल। कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो एयर होती है उसमें आर्द्र हमेशा बनी रहती है, मेकिंग इट अ सस्टेनेबल रिजर्वियर ऑफ एनर्जी। इससे क्या होगा कि हमें सस्टेनेबल रिजर्वेयर ऑफ एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है इसके, बट आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज। तो हम जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए, व्हाट इज, है ना, वाई वी रीड दिस, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे और इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये ह्यूमिड एयर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस है। नाउ सेकंड टर्मोलॉजी हमारे पास फ्लोरोकेमिकल्स, इट्स ए टर्मोलॉजी बेसिस क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट इज wide range of industrial applications including polymers, agrochemicals, pharmaceuticals and lithium ion battery. So you can say that fluorochemicals क्या क्या होते हैं आपके, जैसे पॉलीमर्स है, एग्रोकेमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, लिथियम आयन बैटरी है, यू कैन से दैट इट्स ए फ्लोरोकेमिकल्स। नाउ जनरेट कहाँ से होते हैं, फ्रॉम टॉक्सिक एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, यू कैन सी दैट हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ओके। एंड गैस इज अ हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, ओके। तो फ्लोरोकेमिकल्स क्या है, टर्मोलॉजी बेस है, पहले आपको इतना समझना है। आगे चलते हैं फिर हम, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये इसमें क्या हुआ, अभी एक्चुअली में इसमें अमेंडमेंट हुआ, और ये पहले तो 3 साल के लिए था, बट अभी ये कितने के लिए कर दिया गया है, 15 ईयर के लिए, ओके। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT एक्सटेंड किया है इस पीरियड को। तो इस पीरियड को किसने एक्सटेंड किया है, DPIIT ने, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री लाइसेंस आर इशू बाय द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA। अच्छा, अब इंडिया में इंडस्ट्री लाइसेंस को इशू कौन करता है, इशू वाली अथॉरिटी आपको याद होनी चाहिए, उसका नाम है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि IDRA 1951। और एक्सटेंड किसने किया, DPIIT ने। इतना समझना है, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 15, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं जीरो FIR। व्हाट इज अ जीरो FIR, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि कोई भी अगर टर्म आता है तो व्हाट इज, व्हाई वी रीड दिस, ओके। सो नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का मतलब तो आपको पता होगा,
ओके, अब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि एफआईआर है क्या। तो फिल्ड बाय दी एनी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में आपको फिल कर दिया एफआईआर बाय विक्टिम, जो भी विक्टिम है, एंड देन ट्रांसफर इज टू रिलेवेंट पुलिस स्टेशन फॉर दी इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए क्या था, अब आप मान लीजिए आपके दो डेस्टिनेशन है, एक आपका डेस्टिनेशन मान लीजिए कि दिल्ली करोड़ बाग है, और एक आपका डेस्टिनेशन आप मान लीजिए कि आपका नोएडा है, ठीक है। अब आपने एफआईआर कर दी कहाँ पर, एनसीआर में, तो वो ट्रांसफर कर दी जाएगी आपकी करोड़ बाग में, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिला के ये है कि आपने कहीं भी अगर एफआईआर कर दी है तो वो आपका जो रीजनल एरिया होगा, जहाँ पे आपका थाना होगा, वहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी को क्या बोला गया, जीरो एफआईआर। और उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाई वर्मा कमेटी के द्वारा। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो याद रखेंगे, जीरो वर्मा, सॉरी, जस्टिस वर्मा कमेटी। ओके, तो वेरी सिंपल, बस इतना समझना है कि ये ट्रांसफर हो जाएगी। अब कॉमन सी बात है, ये क्यों हो जा रहा है, देखिए इसका रीजन भी यही है कि कई बार ऐसा होता है कि अब कोई भी आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आप सोचेंगे कि जब अपने रीजनल एरिया में जाएंगे तभी हम रिपोर्ट कराएंगे, बट ऐसा नहीं है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में है वहां पर आप अपनी एफआईआर कराएंगे, एंड देन दिस एफआईआर ट्रांसफर टू योर रीजनल थाना, यू कैन से दैट। नाउ पर्पस क्या है इसका, व्हाट इज अ पर्पस। तो पर्पस देखने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइड स्पीडी रीएड्रेसल टू विक्टिम, यानी कि विक्टिम को स्पीड तरीके से क्या प्रोवाइड करना उसको, यू कैन से दैट रिलैक्सेशन। ओके, नाउ एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, पहले इतना समझना है आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, एनएसओ की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले तो आपको मिनिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से देख लेनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है, एनएसओ की मिनिस्ट्री है। ओके, फंक्शन क्या है इसके, एनएसओ क्या करता है, व्हाट्स द वर्क ऑफ एनएसओ, ठीक है। तो देखते हैं, कंपाइल करता है एंड रीड एंड रिलीज करता है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो भी इंडेक्स होते हैं उनको कंपाइल करना, उनको रिलीज करने का काम किसका है, एनएसओ का, इतना समझ लेना आपको। तो कुल मिला के ये एनएसओ आप देख रहे हैं, अभी तक आपको रिलेवेंट मिल रहा है किससे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब वो क्या करता है ये, फिर देखते हैं, कंडक्ट द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, और यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड था, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया भाई, तो यहाँ पे आप 2 मार्क चलेंगे। और ये क्या करता है, एनुअल सर्वे करता है किसका, इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री का एनुअल सर्वे कौन करता है, एनएसओ। ओके, उसके बाद थर्ड में देखते हैं, कंडक्ट पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस, और ये क्या करता है, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस को भी कंडक्ट करता है, वो भी पीरियोडिकली। नाउ थर्ड की बात करते हैं, ये फोर्थ हो जाएगा, एनएसओ एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। यानी कि एनएसओ किसकी तरह देख रहे हैं आप, NSO act as the nodal agency for the plant development of statistical system in the country. Okay. अब प्रिपेयर नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज, अब ये क्या करता है, नेशनल अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। ओके, उसके साथ एनुअल एस्टिमेट ऑफ द नेशनल अकाउंट, समझ रहे हैं, और उसके बाद एनुअल एस्टिमेट करेगा किसका, नेशनल अकाउंट्स का, क्लियर है। ये किसका वर्क है, एनएसओ का, ये फंक्शन है उसकी, ठीक है। और आपको हेडक्वार्टर देख लेना है। आगे चलते हैं हम, अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। तो पहला आर्टिकल है, नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। अब देखिए क्या हुआ है, मैं बताऊँ आपको, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। अब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जा रहा है, वाई वट वाई वी नीड दिस, है ना, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि मणिपुर में जब जो भी विवाद हुआ, 2 वुमेन्स को नेक्ट करके मार्च कराया गया, तो उसमें माननीय मोदी जी ने अपने कमेंटमेंट किए, बट इतने डीपली नहीं किए जितने उनको करने चाहिए। तो इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी आ गई, और उन्होंने उसमें आई थिंक 26 पार्टियां हैं, उन्होंने इंडिया करके एक वो बनाया, है ना। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो मेन है, इनका नाम है, मैं नाम यूज करूँगा, आपको नाम है डिप्टी लीडर्स गगोई, है ना। इन्होंने एक्चुअली में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, और इसको अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है, अपने जो स्पीकर हैं ओम बिरला, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें, देखिए। The stage is set for the high-profile clash between the opposition and the Treasury bench, as Lok Sabha Speaker Om Birla on Wednesday admitted a non-confidence motion against the Modi government. अभी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, किसके द्वारा, अपने स्पीकर के द्वारा, बट इट्स नॉट क्लियर अभी क्या होगा, आगे चल के देखते हैं। फिर आगे क्या है, विच वाज मूव्ड बाय द कांग्रेस डिप्टी लीडर इन द हाउस गौरव गगोई, नाम याद रखना है आपको, गौरव गगोई, इन द बेड टू फोर्स द प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक द पार्लियामेंट ऑन द मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। जो मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके
उसमें उनका जो जिस तरीके से शांत रहना है, इसी के लिए ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। अच्छा, अब देखिए मैं बताऊं, इस चीज को मैं पढ़ा चुका हूँ, अब क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। व्हेन द लोकसभा, ये आपका रिन्यू टू नून आफ्टर ए डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द स्पीकर इन्फॉर्म द हाउस दैट ही हैड रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द गोगोई। कुल मिला के ये कि जो क्वेश्चन आवर था उसके टाइम पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बाय दी स्पीकर। सो अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, व्हाट इज रीड। सो यहाँ पर है हमारे लिए क्वेश्चन आवर। व्हाट इज ए क्वेश्चन आवर, पहले क्वेश्चन आवर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम एक पढ़ेंगे इसे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ चुका था इसे। तो क्वेश्चन आवर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग सेशन। ठीक है, क्वेश्चन आवर क्या है, फर्स्ट आवर है, पहला घंटा है किसका, सिटिंग सेशन का ऑफ द लोकसभा, डिवोटेड टू क्वेश्चन दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। क्या हो सकता है इसमें, द कॉन्सर्न मिनिस्टर इज ऑब्लिगेट टू आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, टू द पार्लियामेंट, आइदर ओरल भी दिए जा सकते हैं और रिटर्न भी दिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ओरल पूछा गया तो ओरल, रिटर्न पूछा गया तो रिटर्न, है ना। अगर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप के उनको आंसर दिए जाएंगे। इट्स, यू कैन से दैट इट्स ए फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, सो यू कैन से दैट इट्स ए क्वेश्चन आवर। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल भी और रिटर्न भी, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके का जवाब दिया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट सिटिंग होती है ये लोकसभा की। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, आगे क्या है, is a mandatory is a mandatory to have the backing at least 50 member of parliaments for the non trust motion to be admitted। लगभग इसमें कितने मैंडेटरी हैं, लगभग 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए किसमें, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर क्या किया, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयर सोनिया गांधी, कौन कौन है उसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, एंड टीएमके बालूवर, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, और टी आर वालूवर अमंग दोज स्टूड अप फॉर द काउंट। सो नाउ अब देखते हैं कुछ करते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, व्हाट इज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने क्या किया था कि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपको कल पढ़ाया था, देखते हैं यहाँ पे। मैंने आज भी इसको लगा दिया जिससे कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी लगे कि नहीं सर इस लेवल से पढ़ा रहे हैं। और मैंने एक्चुअली में जो मेरा नोट्स है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है खुद, उन्हीं नोट्स को मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। देखते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे, लोकसभा में। और इससे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री रिमूव हो जाएगी। अगर लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, आप ये समझ रहे हैं ना, अगर लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो माननीय मोदी जी की जो जो मिनिस्ट्री है वो कैसी हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, इसमें कितने सपोर्टर की जरूरत होती है, अभी हमने पढ़ा था, वो तो हमारा था हिंदू में दिया ही है, 50 सपोर्टर की हमें इसमें जरूरत पड़ती है। आर्टिकल किसमें है, ये 75 में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर द लोकसभा। जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए। अब सीधी सी बात है, लोकसभा के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है और लोकसभा में उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ऑब्वियसली उनकी मिनिस्ट्री कैसी हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, नाउ कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, फिर थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हो गया, लूज मतलब माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, लूज मतलब आप यू कैन से दैट अगर आपका कॉन्फिडेंस माइनस में हो गया, देन गवर्नमेंट फॉल। क्लियर है यहाँ तक, गवर्नमेंट आपकी फॉल हो जाएगी। अच्छा, अब फिर हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए एक और देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ये मैंने कल भी पढ़ाने की कोशिश की थी, आज भी बताता हूँ। ये राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा में ये पारित नहीं होता है। लेस देन, ये 2.5 घंटे से कम होना चाहिए, 2 आवर एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे से लेस देन 2 आवर एंड 30 मिनट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, और जनरल, ये फिर आपका जनरल मैटर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किसका नहीं होना चाहिए, जनरल मैटर का भी नहीं होना चाहिए, 2.5 घंटे से कम होना चाहिए, और राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। आगे फिर ये क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज की बात भी नहीं करेगा कौन, एडजस्टमेंट मोशन, ओनली वन मैटर की बात करेगा, केवल इसमें एक ही मैटर को कवर किया जाएगा, किसी भी प्रिविलेज की बात नहीं होगी। और जो मैटर होंगे वो कौन से होंगे, डिफिनेट होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, अर्जेंट होने चाहिए, पब्लिक इंपोर्टेंस होनी चाहिए, यू कैन से दैट। फिर देखते हैं यहाँ पे, ये जो मैटर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, डिफिनेट होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, अर्जेंट होनी चाहिए और पब्लिक इंपोर्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। और नीड है कितने की, 50 मेंबर सपोर्टर भी, इसमें भी है, एडजस्टमेंट मोशन में भी और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में भी। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, क्रिटिसाइज अ पार्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है पर्टिकुलर किसी भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। ओके, और अर्जेंट और पब्लिक इंपोर्टेंस की बात करता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फिर हम। तो देखिए इस चार्ट, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप एक बार देख लेंगे, है ना। हालांकि मैंने कल इसको पढ़ा दिया था, तो डजेंट मैटर, इतना कुछ है नहीं। अभी आपको बस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन और एडजस्टमेंट मोशन को देख के चलना है कि ये मोशन बड़ा आया है तो और कौन कौन से मोशन होते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, बड़ा ये ना, ये आर्टिकल देखिए, मैं बताऊँ,
थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में। तो एक्चुअली में क्या है ना, अपने सैनिकों की जब भी बात आती है ना, तो एक एक अंदर से फीलिंग सी आने लगती है कि मतलब हम भी कुछ ऐसा करें देश के लिए, है ना, जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे कंट्री अपने ऊपर। और मैं डिज़ायर यही करता हूँ कि देखिए जो भी एस्पिरेंट है कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे कि मैं मानता हूँ कि कंट्री को तो ठीक है जो भी है, अगर कंट्री लेवल नहीं तो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल, यू कैन से दैट विलेज लेवल, एंड यू कैन से दैट योर टाउन लेवल, है ना, उस लेवल पे ऐसा करें कि गर्व हो लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा एलओसी वाला जो केस है उसमें बहुत भावुक हो गए जो है अपने राजनाथ सिंह, है ना, डिफेंस मिनिस्टर। तो उसी के रिगार्डिंग है ये आर्टिकल, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। वी विल क्रॉस एलओसी इफ नीडेड से राजनाथ। राजनाथ ने ये कहा कि अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम एलओसी को क्रॉस भी करेंगे। इस आर्टिकल में पूरा पढ़ूंगा, कारण क्या है, ये थोड़ा सा अपना इंडियन डिफेंस के लिए है ना। तो देखते हैं, इंडिया विल क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को, इफ द नीड अराइज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड ऑन वेडनेसडे, स्पीकिंग ऑन द 24th एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की अभी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, 24th। तो पहले तो जो वनडे एग्जाम वाले हैं तो उनका इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, वी विल क्रॉस द लाइन, हम लाइन एलओसी क्रॉस करेंगे अगर हमें आवश्यकता हुई, ठीक है। राजनाथ सिंह ने कहा कब, वेडनेसडे को, ठीक है। और 24th एनिवर्सरी किसकी थी, कारगिल की। आगे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट has given a free hand to armed force to launch operation across the border if need arise, he added। मतलब माननीय अपने मोदी जी ने साफ फ्री हैंड कर रखा है, अब अगर आपको आवश्यकता है, ठीक है, तो आप अपनी आर्म फोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आर्म फोर्स जो है वो लॉन्च कर सकती है ऑपरेशन को। आगे, इवन आफ्टर विनिंग द कारगिल वॉर इन जुलाई कब, 26 1999। तो आपको 26 याद रखना है, जो कारगिल वॉर मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। अवर फोर्स डिड नॉट क्रॉस द एलओसी, हमारी फोर्स ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया था। इट इज ओनली बिकॉज, इसका कारण क्या था भाई, वी आर पीस लविंग। यही इंडिया की खासियत है, अपने प्यारे भारत की एक सबसे बड़ी खास बात यही है कि वी आर पीस लविंग। ये वर्ड जब भी कहीं भी वर्ल्ड में यूज होता ना, देन अगर वी आर पीस लविंग, अगर ये वर्ड कहीं भी यूज हुआ तो डेफिनेटली इंडिकेट करता है इंडिया को। ओके, सो वी विल इन इंडियन वैल्यू, हम इंडियन वैल्यू जानते हैं, एंड वी हैव ए कमिटमेंट टू इंटरनेशनल लॉ, और हम जो कमिटमेंट किया है इंटरनेशनल लॉ को उसको भी फॉलो कर रहे हैं। एट द टाइम इफ वी नीड नॉट क्रॉस द एलओसी, अगर हमने एलओसी क्रॉस नहीं की उस समय 26 जुलाई 1999 को अगर हमने एलओसी क्रॉस नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं, इट डज नॉट मीन दैट वी कुड नॉट क्रॉस इट। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रॉस नहीं करेंगे, है ना, क्रॉस नहीं कर सकते। वी वुड क्रॉस द एलओसी, हम एलओसी क्रॉस भी करेंगे। वी कैन क्रॉस, सॉरी, बी कैन क्रॉस द एलओसी एंड बी विल क्रॉस द एलओसी इन फ्यूचर इफ दी नीडेड। अगर फ्यूचर में आवश्यकता हुई तो हम एलओसी को क्रॉस भी करेंगे। आई एश्योर द कंट्रीमैन, मैं कंट्रीमैन को एश्योर करता हूँ, ही सेड आफ्टर पेइंग होम इज एट द कारगिल वार मेमोरियल टू द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा आर्टिकल जो था ना वो बहुत भावुक था, और मैं बताऊं इस आर्टिकल को पढ़ने का एक अलग ही सेंस आया जब मैंने इसको पढ़ा कि इंडिया इतना कमजोर नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो कभी भी किसी पे पहले वार नहीं करता, है ना, फर्स्ट वार नहीं करता इंडिया। अपने भारत, अपने प्यारे भारत की यही कहानी है कि कभी किसी पे वार नहीं किया, ठीक है। तो कारगिल वार इसमें आपके लिए समझने के लिए था, वो आप देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। लोकसभा पासिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। लोकसभा ने क्या किया है कि आपकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है, ठीक है। अब मैं बताऊं आपके लिए क्या है इसमें, समझने के लिए देखने की कोशिश करते हैं। लोकसभा पास्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल ऑन वेडनेसडे को पास किया गया अभी, विदाउट एनी चेंज फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस ऑन मार्च 29। इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, मार्च 29 को। अब इसमें उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया और उसको ऐसे ही पास कर दिया गया। अच्छा, अब ये किसको अमेंडमेंट कर रहा है, द कंटिन्यूस बिल वाज इंट्रोड्यूस अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो आपको याद रखना है कि 1980 एक्ट को, है ना, अमेंड करके कौन सा एक्ट लाएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। या तो क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1980 लेजिस्लेशन हैज एम्पावर द सेंटर। 1980 में जब ये एक्ट था तब ये क्या सेंटर को पावर देता है ना, एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट लैंड है डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट्री, कोई भी फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट्री में आप चेंज कर सकते हैं, पर्पस ड्यूली कंपनसेट स्टेटेड। अच्छा, बट क्या हुआ फिर, इट एक्सटेंडेड रिमिट टू लैंड
even beyond what officially classified forest in state and सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब क्या हुआ, इसने एक्सटेंड कर दिया फिर किसको, सेंटर और स्टेट को। अच्छा अब मैं बताऊं, पता नहीं कुछ करूंगा इसमें, क्या आपको और समझने की बात है। अच्छा इस अमेंडमेंट बिल को लाने का और क्या कारण है, जो हमने एक अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन रखा है 2070 वाला, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मतलब इससे क्या होगा, जो प्रैक्टिस जैसे कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, या फिर नॉन फॉरेस्ट जो लैंड होती है वहां पे हम प्लांटेशन करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। और फिर हम क्या करेंगे, जो आपके इंक्रीज करेंगे जो टाइम के हिसाब से ट्री को, तो इससे क्या होगा, अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन की जो हमने बात करी है 2070 तक की, तो उसमें भी हमारा फुलफिलमेंट होगा। ओके, यहाँ तक समझना है हमें। तो 2070 में भी ये अपना जो काम आएगा, 2023 वाला अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमने देखा था, काम नहीं आएगा, आई मीन नेट जीरो कार्बन का जो हमने टारगेट रखा है उसको फुलफिल करने में ये वर्क करेगा। लगभग 1300 अपील आई इसके लिए, क्रिटिसाइज देख रहे हैं आप, 1300 अपील। क्या लिखा है यहाँ पे, objections were raised on the various aspects of the bill when it was first introduced, promoting a joint parliament committee to investigate thereby। लगभग 1300 रिप्रेजेंटेशन इसमें जो थी वो आपकी ऑब्जेक्शन वाली थी, और उनको सबको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने क्या कर दिया, आपका रिजेक्ट कर दिया। ओके, अच्छा अब बात करते हैं हम, फिर देखते हैं। और जो ऑब्जेक्शन था ये क्या कहता है, देयर वाज एन ऑब्जेक्शन दैट अमेंडमेंट डाइल्यूट करता है, किसको डाइल्यूट कर देगा, ये जो ऑब्जेक्शन है, द सुप्रीम कोर्ट 1996 जजमेंट इन द गोदावरन केस। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि गोदावरन जो केस है ना, वो आपका फॉरेस्ट से रिलेटिव है। गोदावरन केस है वो किससे रिलेटेड है, आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ओके ओके, एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इवन इफ दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट। यानी कि जो फॉरेस्ट के रूप में भी रिकॉर्डेड नहीं है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करने, उनको भी प्रोटेक्ट करना है किसके रूप में, फॉरेस्ट के रूप में। ये किसने कहा था, गोदावरन केस ने, कब, 1996 में। और अगर ये ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया था तो ये डाइल्यूशन हो जाता किसका, गोदावरन केस का, 1996 में आया। क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल। ओके, आगे फिर क्या है, we have the made provision in the bill that would enable our soldier citizen in sub zero temper। अब देखिए अब हमारे लिए ऑप्शन क्या निकालना है, वो निकालने के लिए हम देखते हैं व्हाट इज द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। पहले तो आपको इतना समझना, बिल्कुल हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, हिंदी ही बोली रहा हूँ मैं, वो हिंदी है भाषा मेरी। तो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2030, इसका क्या उद्देश्य है, टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये हमने पढ़ लिया, 1980 को अमेंड कर रहा है 2023 वाला। एंड उसके बाद एग्जाम्प्ट, ये मुक्त करेगा सर्टेन फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम द लीगल प्रोटेक्शन, कुछ जो लीगल प्रोटेक्शन है उनसे उनको मुक्त कर देगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम, द फॉरेस्ट, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, बैकग्राउंड देख लेने की कोशिश करते हैं। द फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाज फ्रेम्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट रिसोर्स। तो हम सबसे पहले चले गए फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाले में, उसने फ्रेम किया था, इसका ऑब्जेक्टिव था टिम्बर को मैनेज करना और अदर फॉरेस्ट जो भी रिसोर्स है उन सबको क्या कर, इसका काम था मैनेज करने का। ये प्रोवाइड करता है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, टू नोटिफाई एनी फॉरेस्ट लैंड दे ओन एज रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी लैंड को रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकती है। और द लैंड राइट सच एज लैंड आर सब्जेक्टेड टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ, 1980 में आता है, was erected to prevent large scale deforestation। तो deforestation you can say that जहाँ पे प्लांटेशन को बर्न कर दिया जाता है। इट रिक्वायर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एनी डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज। अच्छा अभी देखिए, अब आपके मतलब के लिए क्या निकालने के लिए, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2019 की बात है, नोटेड दैट प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट लैंड हैज इंक्रीज्ड। समझ रहे हैं ना, यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर प्रेशर क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्यों, ड्यू टू सेवरल रीजन, उसके कारण क्या है, जैसे इंडस्ट्री डैमेज डिमांड्स, सॉरी इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, एग्रीकल्चर है ना, और डिमांड्स फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब देखिए क्या है, इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि उसमें भी टिम्बर की यूज है, कुछ जैसे मान लीजिए वो अपना कुछ ऐसा आइटम बनाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर को करने के लिए हम वहाँ से टिम्बर हटा देते हैं, या फिर जो डिमांड करते हैं हम कुछ फॉरेस्ट से है ना कि प्रोड्यूस हो इस टाइप का जो लकड़ियाँ, जैसे आपने देखा होगा लाल चंदन वाली कहानी, पुष्पा 2 मूवी आई थी, तो उसमें भी किस तरीके से लकड़ियों को वहाँ से हटाया गया था। अच्छा उसके बाद 1980 में एक्ट स्पेसिफाई सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अच्छा इसको छोड़ दीजिएगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव टेक वे फॉर द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, क्या पॉजिटिव होंगे, तो देखते हैं। सम ऑफ द
सम ऑफ द proposed amendment specify where the act does not apply, कहाँ पर नहीं होगा. Other amendment specifically encourage the practice of cultivation plantation on the non-forest land that could increase India ambition to being net zero. ये भी हमने पढ़ा था 2070 तक. ठीक है. अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म. Objections were raised to various aspects of the bill, including complaints that proposed amendment dilute the Supreme Court course. ये सब हमने पढ़ लिया. गोदावरण केस ये हमने समझ लिया. अब हम समझते हैं व्हाट इज द गोदावरण वर्सेस ऑफ यूनियन. इसको हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे. तो 1995 की बात थी. तमिलनाडु के हैं ये गोदावरन थ्रुपुल्ले फाइल्ड ए रिट. उन्होंने एक रिट को फाइल किया था पिटीशन विद द सुप्रीम कोर्ट. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. ठीक है. टू प्रोटेक्ट द नीलगिरी फॉरेस्ट. अब आपको गोदावरन के बारे में इतना जरूर समझ के चलना है कि इन्होंने नीलगिरी फॉरेस्ट के बारे में, नीलगिरी फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन बाय इलीगल टिम्बर ऑपरेशन, यानी कि जो नीलगिरी फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको बचाना है किससे? इलीगल टिम्बर ऑपरेशन जो चल रहा है. ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके गोदावरन केसेस ने. अब हम एक पीवाईक्यू देखेंगे अपना यूपीएससी में जो 2019 में आया है, और मैंने बिल्कुल जस्ट इसी के नीचे लगा दिया है कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट वाला क्या क्वेश्चन बना था. ठीक है. तो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, यानी कि वो जो वहाँ के निवासी हैं, हैव द राइट टू फेल द बॉम्बो ग्रो ऑन फॉरेस्ट एरिया. अब देखिए यही है. अभी हमने पढ़ा था 1927 वाला, वो फॉरेस्ट नहीं है, वो आपका क्या है? नॉन फॉरेस्ट एरिया. वो कहाँ पर कर सकते हैं? नॉन फॉरेस्ट एरिया में इसको बैम्बो को ग्रो कर सकते हैं. तो इट्स ए नॉट आंसर. क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट हमने, अब ये एलिमिनेट टेक्निक पहले चलती थी हमारी, तो फर्स्ट हमने एलिमिनेट कर लिया है ना. अब हमारे पास 2 और 3 है, तो ओबियसली 3 तो हमारा आंसर सही है. अब सिर्फ हमें 2 देखना है. 2 देखने के बाद हम आंसर निकालेंगे. एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, बैम्बो इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये बैम्बो कैसा है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है. यस, इट्स ए राइट. सो आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी. मैंने आंसर यहाँ लगा दिया है. ओके ठीक. चलिए आगे चलते हैं. फिर हमारे पास MSD क्रैक्स वेब ऑन कोचिंग सेंटर विदाउट फायर NOC. MSD बोले तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली. एक्चुअली में इसने क्या किया है? लगभग आई थिंक 5 या 4 कोचिंगों को सील कर दिया. रीजन क्या है? अभी आपने सुना होगा संस्कृति IAS कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, और उस आग लगने की वजह से अब ये NOC इसको मैंडेटरी कर दिया है फॉर एवरी कोचिंग. सो इसी की वजह से लगभग 4 कोचिंगों को सील कर दिया गया है. अच्छा आगे देखते हैं और क्या है अपने लिए इसमें न्यूज. देखिए यहाँ पे मैंने पहले वाला आर्टिकल थोड़ा सा वैसा था, इसलिए मैंने आपका जो आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स बेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको मैंने उठाने की कोशिश की है. द SEO इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन बेटर. अच्छा इसको हम अभी देखेंगे. रिटर्न डॉट के मैंने यहाँ पे इसके साथ कुछ इमेज भी पिक कर दिए हैं, और अब देखते हैं. देखिए COVID-19 एंड द स्टेट पॉलिसी इंटरवेंशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक. COVID-19 और स्टेट पॉलिसी, ये दोनों के बीच इंटरवेंशन हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेमिक. अब देखिए मैं बताऊँ, COVID-19 वाली कुछ कहानियां हैं, और अब वो तो COVID-19 के पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया करता था. अब क्या हुआ है? COVID-19 के बारे में कुछ बुक्स छपी हैं, तो उसी बुक से रिलेटिव ये वाला आर्टिकल आया है. एक बुक का जिक्र किया गया है, उस बुक में क्या क्या लिखा गया है, उसके बारे में क्या क्या है, तो उसी को हम थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं. अच्छा अब इसको आर्टिकल आने का क्या मतलब है? ये आर्टिकल आज ही क्यों आया उसको बताने की कोशिश करें. अभी राजस्थान में क्या हुआ था? गिग वर्कर वाला जो बिल है उसको पास कर दिया गया. तो अगर ये वाला बिल पहले पास होता है ना, मतलब जब COVID-19 आया था उस समय अगर ये पास होता, तो जो भी लोगों की उसमें डेथ हुई थी उन सबको क्या मिल जाती? सिक्योरिटी मिलती, एंड देन उनका कंपनसेशन मिल जाता. समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ये दोनों को चीज़ों को आप ज्वाइन करके देखेंगे, COVID-19 एंड गिग वर्कर का क्या इसमें रिलेशन है. तो देखते हैं. द गिग वर्कर एक्ट पास बाई द राजस्थान, ये हमें पता ही है, मंडे को है ना पास हो गया था. अच्छा इसमें क्या था? फिर देखते हैं. 1000 सेक्टर है इसमें, एंड द अंडरगोइंग सेक्टर विद द नो जॉब सिक्योरिटी एंड फ्यू अदर गारंटी. दिस विल ब्रिंग सम सॉल्व फॉर द फ्यूचर ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी. मैनी वर पोस्ट इन द ब्रिंक ड्यूरिंग द COVID-19. ये मतलब ये वाला अगर बिल पहले आता तो वही बात मैं आपसे यही कह रहा था. लगभग ओवर 6 मिलियन, समझ रहे हैं आप,
लगभग 6 मिलियन पीपल हैव डाइड ग्लोबली। ठीक है। और लगभग एक्चुअल कुड बी मच हायर। और सार को कोप टू वाज फर्स्ट नोटिस इन द वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना। अभी कब भाई ये जो कोविड वाली बात थी तो वो कहाँ पे, वुहान शहर में है ना, कहाँ पे, चाइना में। और मार्च लगभग 2020 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये पेंडेमिक है और लगभग ये पूरे विश्व में फैलेगी और जिससे कई डेथ और डिस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, इंडिया की बात करें, इंडिया में देखते हैं। इंडिया में हिट किए गए थे लगभग 5 लाख डेथ हुई थी, है ना, वर रिकॉग्नाइज्ड इन द टू वेव दैट हिट द कंट्री। लगभग जो दो वेव आई थी सार कोव टू की, तो सॉरी कोविड की, तो उसमें लगभग 5 लाख डेथ हुई थी। अब इसी के लिए एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है बर्निंग प्रेयर्स, देखते रहना, बर्निंग प्रेयर्स मास। इस बुक का नाम है, तो थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया, नई सेंस में देते तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्रेप्स एंड स्टेट दैट फील्ड इट्स पीपल, है ना। और किसने लिखी है ये लिखी है हर्ष मंडन ने। तो ये एक बुक्स है, उसी बुक में ये सारी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से कोविड 19 में इस तरीके से डेथ हुई, इंडिया में कितनी हुई, और इंडिया की जो सेकंड वेव थी उसमें कितनी हुई, है ना। और फिर आप इसके अंदर देखते हैं, देन डिड नॉट इनफ टू इंश्योर बेसिक प्रोटेक्शन फॉर द पुअर। और इसमें क्या था कि बेसिक जो आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन था वो भी पुअरों के लिए नहीं था। इन दिस बुक सी मेंशन ए सर्वे ऑफ 300 176 हाउस होल्ड अक्रॉस द 5 स्टेट। इस किताब में लगभग मेंशन किया गया है 3176 घरों के सर्वे। कौन कौन सी स्टेट से हैं वो देखते हैं। असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, दिल्ली है। विच फाउंड दैट स्कूल एजुकेशन बाज बैडली हिट। और सबसे ज्यादा हिट हुई थी वो हुई थी आपकी स्कूल एजुकेशन। और लगभग विद चिल्ड्रेन अफेक्टेड द मल्टीपल बेस। समझ रहे हैं। तो ये डेटा दिया है क्योंकि मैंने इस आर्टिकल को पढ़ाने का मतलब क्या है वो चीज़ हमें समझनी थी। लगभग 52% जो थे आपके, देख सकते हैं, 52% चिल्ड्रेंस रिपोर्टेड हैविंग अ टीबी। 52% जो चिल्ड्रेंस थे वो टीबी, आप कह सकते हैं टीबी के थ्रू उन्होंने अपना टाइम गुजारा। और लगभग 11% जो थे उन्होंने बाच एजुकेशन ब्रॉडकास्ट देखा। और लगभग जो 30% चिल्ड्रन थे हैड एक्सेस इट क्या, फोन एट होम। लगभग उन्होंने 30% लोगों ने फोन से ही काम चलाया। सो एंड दिस इज टू, कुल मिला के मैं बताऊं इसमें आपको फाइनल जो मिलेगा वो यही है कि एक जो बुक है, इस बुक का नाम थोड़ा सा आप देख लेंगे, ग्रेव एंड स्टेट दैट फेल्स इट्स पीपल। और ये आपका हर्ष मेंडर ने लिखी है और इसमें डेटा दिया गया है। और उसके बाद इससे हम क्या सीखते हैं, लेसन फ्रॉम अवर पेंडेमिक, क्या लेसन है हमारे लिए। इट इज अवर हाईएस्ट पब्लिक ड्यूटी दैट वी मस्ट नॉट फॉरगेट। अब देखिए गिग वर्कर वाला ये, अगर ये वाला बिल पहले पास होता तो डेफिनेटली हर पुअर को जो जोमेटो में या स्विगी में या फिर अदर कहीं भी काम कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट से मिस्टर मेंडर, देयर आर ए इनइक्वालिटी फॉर द इनकम असेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड रिकवरी विल बी अ लॉन्ग एंड हार्ड वन, बट राजस्थान लॉ फॉर द गिग वर्कर प्रोवाइड ए ग्लिम्बर ऑफ होप। ये बात मैं आपसे कह रहा था, ग्लिम्बर ऑफ होप किसने दिया, में राजस्थान का जो बिल आया है। एज द इकोनॉमिस्ट जोहन रॉबिन्सन सेड अबाउट इंडिया, फॉर एवरीथिंग दैट कैन बी सेड अबाउट इंडिया द अपोजिट इज आल्सो ट्रू। समझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये गिग वर्कर वाला जो है अपना बिल आया, और ये बिल पहले होता तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता फॉर दी सोशल वर्कर विच इज़ वर्क इन स्विगी जोमेटो एंड यू कैन से दैट अदर प्रोफेशनल्स। सो नाउ हाई कोर्ट एक्सटेंडेड स्टे, हाई कोर्ट ने जो स्टे है उसको एक्सटेंड कर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ किस पे, ज्ञानवापी पे, टिल टुडे, है ना। और अब ये आज आई थिंक हियरिंग है और 27 जुलाई 3:30 बजे कुछ है, देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, आगे चलने की कोशिश करते हैं फिर हम। लगभग 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कवेंजिंग सेंटर। अब आप देखिए क्या है, लगभग 530 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट किए गए जो फ्री हो गए किससे, मैनुअल स्कवेंजिंग से। अब हमें ये समझना व्हाट इज ए मैनुअल स्कवेंजिंग। फर्स्ट वी रीड मैनुअल स्कवेंजिंग, तो देखने की कोशिश करते हैं। मैनुअल स्कवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग, हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ड्राई लेटरिंग एंड सीवेज। क्या होता था पहले, क्या था कि जैसे अगर आप निम्न जाति के हैं तो आपके साथ, देखिए कोई कास्टिज्म वाली बात नहीं है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। अगर आप निम्न जात के हैं ना, आपकी जात छोटी है, तो जो हायर कास्ट वाली, हायर कास्ट है तो वो लोग मैनुअल स्कवेंजिंग वाली प्रोसेस चली थी, है ना। बट इंडिया में जैसे आप अभी देख रहे हैं, आप सूखी लेटरिंग है ना,
या फिर मान लो सीवर है, सीवर का पानी है, या बर्बास मटेरियल है, जो भी है, उन सबको आप उसको उठाइएगा, बोझा ढोइएगा, यानी कि सिर पर उठाना होता है उसको, एक मैनुअल स्कवेंजिंग कहते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ था इन इंडिया में, मैनुअल स्कवेंजिंग लॉन्गेस्ट इशू है। मैंने वही बताया आपको, ये पुरानी कहानी थी, तब से चला आ रहा है। अल्सो इट हैज बीन ऑफिशियली बेन सिंस 1993, और ये 1993 में बेन कर दिया गया मैनुअल स्कवेंजिंग कंप्लीटली इन इंडिया, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, और उसी के रिगार्डिंग ये वाली रिपोर्ट आई है, इस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हमारा आर्टिकल छूट रहा है, उस आर्टिकल को हम देख लेंगे। देखते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री, सॉरी मिनिस्ट्री यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड आर अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट येट टू डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, कुछ स्टेट देख लेने हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद तुम्हारा झारखंड है। अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है खुद को, किससे, मैनुअल स्कैवेंजिंग से। अच्छा, और इन्होंने अपनी जो है सोर द डेटा सबमिटेड बाय दी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इन द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे, और इसके लिए आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, कौन सी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसी के रिस्पॉन्स में। Multiple questions related to death caused by the manual scavenging or hazardous cleaning of sewer. Union government said that India has not reported death due to manual scavenging in the past 5 years. देखिए क्या है, कई बार ये कहा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से कई लोगों की डेथ हुई, बट क्या हुआ, ये डिक्लेयर किया गया पिछले 5 साल में लगभग 330 पीपल की डेथ तो हुई है, बट वो किसके कारण, वो हुई है आपके ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक, इनकी वजह से तो हुई है, बट मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ नहीं हुई, ये डिक्लेयर किया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम, किसने किया, यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया भाई 330 लोग तो मर गए, चलो मान लीजिए आप वो सेप्टिक टैंक या सीवर की सफाई करते हुए मरे हुए हैं, पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं, द मिनिस्ट्री सेड लगभग 530, अभी हमने बताया जिले जो ऐसे हैं वो कैसे कर दिए गए, फ्री कर दिए गए मैनुअल स्कैवेंजिंग से। अच्छा, आगे देखते हैं, लगभग भाई 100% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट सच एज, जैसे 100% का देख रहे हैं अब आप, कौन से हैं, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और फ्यू अदर हैड डिक्लेयर देमसेल्फ टू ए फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये तीन तो आप याद रखेंगे जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग 100% होगा डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु, वाह भाई बिहार बहुत आगे निकल गया इसका मतलब, और राजस्थान भी बहुत आगे निकल गया, और तमिलनाडु भी बहुत आगे निकल गया। आगे देखते हैं, लगभग 15 से 20% डिस्ट्रिक्ट है हैव रिपोर्टेड सो सेवरल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और 15 से 20% है जो आपके कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। मणिपुर की बात करें, अब मणिपुर तो वही वैसे भी आएगा डेफिनेटली, ये न्यूज में रहा है, तो मणिपुर का तो क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए हमसे। यहाँ पे देखते हैं, जस्ट टू 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 16 डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्री हो गए किससे, मैनुअल स्कैवेंजिंग से, कहाँ पे, मणिपुर में, क्लियर है यहाँ तक। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा था, और तेलंगाना की बात करेंगे 30% डिस्ट्रिक्ट है ना, देमसेल्फ, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लगभग 60%, क्लियर है यहाँ तक, ये डेटा दिया है हमें। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, विच हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, 32,473 हैं लगभग, जो 2 सर्वे हुए हैं टिल 2018 तक, हैज नियरली 90% डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग टू बी फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इसका मतलब यूपी भी आ गया है ना, और बिहार तो 100% हो ही गया। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम क्या है, एज द गवर्नमेंट डेटा शो दैट डेथ ड्यू टू hazardous cleaning of sewer and septic tank continues, the ministry has decided that its principal focus will be address this problem with the official saying namaste scheme has been launched for this purpose। अब आपके लिए क्वेश्चन और बन गया, what is a namaste scheme, तो नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू दी मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री आपको देख लेनी है, मिनिस्ट्री आई डिसाइडेड थी, अभी हमने पढ़ी थी, वो है मिनिस्ट्री आपकी यहाँ पे थी मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ओके। आगे देखते हैं, बस इतना ही था इसमें। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट 2021 में लगभग 90% मैनुअल स्कैवेंजिंग आइडेंटिफाई हुई, सर्वे जो हुआ था 2018 वाले में, और वर्क फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, है ना, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो डेटा था उसके थ्रू, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम चलते हैं फिर, और क्या है हमारे लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग हमने समझ लिया, और डेटा आप देख लेंगे एक बार। यूनेस्को इंडोर्स्ड बैनिंग स्मार्टफोन इन स्कूल, भाई यूनेस्को ने समर्थन दिया कि भाई स्कूल में जो स्मार्टफोन है उनको बैन कर देना चाहिए, तो आप थोड़ा सा हम यूनेस्को पे फोकस डाल देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज, व्हाट फॉर्म ऑफ एजुकेशन साइंस, है ना, कल्चर एंड कम्युनिकेशन फॉर द टुमारो वर्ल्ड,
यानी क्या कल्चर हुआ, क्या कम्युनिकेशन होगी टुमारो वर्ल्ड के लिए। आगे देखते हैं द एडवांसमेंट एंड ट्रांसफर शेयरिंग ऑफ द नॉलेज। ठीक है, ये सब क्या है, व्हाट इज यूनेस्को। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को फाउंडेड हुआ था। ठीक है, डेट आपको याद रखनी नहीं है। पर्पस क्या है इसके ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखते हैं। टू कंटिन्यू द पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, थोड़ा सा ये आई थिंक क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर दिस। बाय प्रमोटिंग कोलाबोरेशन के लिए, ठीक है, और यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर द जस्टिस के लिए। उसके बाद फॉर पीपल ऑफ द पीपल, पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए विच आर अफ्रीम, है ना, विदाउट डिस्टिंगनेशन ऑफ द रेस सेक्स, मैंने किसी में ना लैंग्वेज ना रिलीजन, किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के पीस लविंग के लिए बात करता है यूनेस्को भी। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। अब इसमें देखते हैं हम, ये है आपका, ठीक है, न्यू क्लू टू FRB मिस्टीरियस रेडियो फ्लैश फ्रॉम स्पेस। देखिए ये ना क्या है मैं बताऊँ, ये इसको थोड़ा सा आप एक बार इसको रीड कर लेंगे यहाँ से, तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बाद बाकी आर्टिकल आपको बहुत लेंथी लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी डेटा दिया है। फास्ट रेडियो ब्रस्ट इज a transistor radio pulse of the length ranging from a fraction of millisecond to 3 seconds caused by the some high energy एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस नॉट येट अंडरस्टैंड। कुल मिला के ये कि खगोल वैज्ञानिक अभी तक समझ ही नहीं पाए कि FRV है क्या, व्हाट इज FRV। ये अब ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर रेडियो पल्स है जिसकी लेंथ जो है वो लगभग मिली सेकेंड से 3 सेकंड के समथिंग हो सकती है, हाई एनर्जी हो सकती है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट एवरेज FRV रिलीज एज अ मच एनर्जी इन मिली सेकेंड एज द सन पुट्स, और सन जो एनर्जी 3 दिन में प्रोड्यूस करता है उसको ये आप देख रहे हैं मिली सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है क्या, FRV। तो इसलिए इसको मिस्टीरियस बोला गया है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा समझने के लिए नहीं था, बस अभी मैं बताऊँ प्रॉब्लम सोच के लिए आप इसको इतना ही निकाल लेंगे। FRV, व्हाट इज FRV एक्चुअली में, जितना सन 3 दिन में प्रोड्यूस करता है उतना ये आपका मिली सेकेंड में कर देता है। और अभी इसको मिस्टीरियस है, अभी अंडरस्टैंड नहीं किया गया है ना। अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट हमारा बचा है आर्टिकल, एडिटोरियल देखेंगे हम। चलिए आ जाइए एडिटोरियल पे। ठीक, देखते हैं यहाँ पे, एसईओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन बेटर, यानी कि एसईओ की स्टोरी कैसी है सक्सेस, और ये कैसी हो सकती है, बेटर हो सकती है। सबसे पहले हम इसको एसईओ को देखते हैं। एम क्या है, एसईओ है क्या भाई, क्या लक्ष्य है इसका, क्या करना चाहता है। एम ऑफ एसईओ टू स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट बाय द डीपनिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका काम क्या है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसा करना, डीपनिंग करना बिटवीन द मेंबर स्टेट। तो मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं एससीओ के, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उसके भी हम देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या हुआ था मैं बताऊँ, 4 जुलाई की बात थी 2023 में, इंडिया में सक्सेसफुली होस्टेड हुई 23वीं मीटिंग थी किसकी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। और एक्चुअली में इसी टाइम पे लीडरों ने साइन किया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे, NDD, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन हुआ। संघाई कॉर्पोरेशन जो मेंबर स्टेट थे उन्होंने किया, ठीक है, कब, 4 जुलाई 2023 को। उसके बाद की बात करते हैं फिर, जो स्टेटमेंट हुआ था, जो एक अब इशू क्या है, स्टेटमेंट ऑन द काउंटरिंग रेडी, ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ये इशू करता है स्टेटमेंट किसके लिए, जो काउंटर जैसे रेडिकलाइजेशन या एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द समिट ग्रांटेड ईरान फुल, अब ईरान इसका मेंबर बन गया है किसका, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो कुल मिला के ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन काउंटर का काम करता है किसको, रेडिकलाइजेशन को, और एक्सप्लोर करता है कॉर्पोरेशन को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था इसमें, बहुत कॉमन सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओवर द ईयर संघाई कॉर्पोरेशन हैज़ बीन कमिटेड टू बिकम ए कम्युनिटी विद द शेयर फ्यूचर फॉर द मैनकाइंड। अब ये देखिए अपना जो कम्युनिटी है वो क्या करेगी, फ्यूचर शेयर करेगी मैनकाइंड के लिए, फर्मली सपोर्टिंग करेंगे एक दूसरे को, है ना, और एक दूसरे के इंटरेस्ट को भी समझेंगे। और कुल मिला के जो भी उनको यू कैन से दैट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको सिंक्रोनाइज करेंगे फॉर टू ईच अदर। और संघाई कॉर्पोरेशन हैज़ अ गार्जियन एंड कंट्रीब्यूटर टू रीजनल पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब संघाई कॉर्पोरेशन किस तरह की गार्जियन की तरह काम करता है, ये रीजनल पीस की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। ओके, आगे देखते हैं फिर इसमें क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट हैं ये जो भी कम्युनिटी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और डीप एंड प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन की बात की गई, सपोर्ट टू ईच अदर डेवलपमेंट करेंगे, रेजुकेशन की बात करेंगे, बिल्ड ए बेटर होम नेट की बात करेंगे, टुगेदर मोर सेटनिटी एंड पॉजिटिव एनर्जी विल बी ब्राउड टू द वर्ल्ड फॉर टू ईच अदर, है ना, ये भी बात करी गई। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं भाई सक्सेस स्टोरी रही इसकी।
We should advocate multilateral to shape our common diversity. Shanghai Corporation need more engagement with the observer dialogue partner and other regional and international organizations such as United States. तो कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट अपने अलग कॉरपोरेशन में काम करता है, उसी तरीके से संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी अपने उसी टाइप के एक कह सकते हैं पीस लविंग पे भी वर्क करेगा। अच्छा, आगे क्या है, ओवर द लगभग 2 मंथ बाद साउथ अफ्रीका एंड इंडिया विल बी प्रेसाइड। साउथ अफ्रीका और इंडिया प्रेसाइड करेंगे किसको, ब्रिक्स को। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका G20 समिट को रेस्पेक्टिवली को सॉरी रेस्पेक्टिवली मतलब आई कैन से दैट इंडिया G20 समिट को और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को क्या करेंगे, इसको प्रेसाइड करेंगे। और ये जो मूवमेंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, प्रमोट करेगा इंक्लूसिव ग्लोबल की डेवलपमेंट की, इम्प्रूव करेगा इंटरनेशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर को। सो अब देखिए मैं बताऊं इसमें, अब आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए निकालना है वो मैं निकालने के लिए आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने ये कई बार पढ़ा दिया, फिर एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं और जो पुराने हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नए हैं बार बार देख रहे हैं आप आर्टिकल आ जाता है, बार बार रिवाइज करा देता हूँ, मैं बार बार पढ़ा देता हूँ। ऐसे आपको मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होती होगी। आपको लगता होगा कि हाँ ये आर्टिकल आता है तो सर जरूर पढ़ाते हैं। तो देखते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, इसके मैंने बताया था कि अपने इंडिया के तारा सिंह है ना, और पाकिस्तान की सकीना। तो थोड़ा सा एक मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो तारा सिंह सकीना से बोलते हैं, सकीना यानी बोले सबको चलो भाई ट्रक में बैठो, यानी बहुत मजाक हो गया। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर हमारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, तो बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे लिए, है ना। ये बात बोली थी उन्होंने। तो देखते हैं क्या है, एक फिल्मी डायलॉग है, टी फॉर ताजिकिस्तान है ना, ट्रक, आर फॉर रसिया, यू फॉर उज्बेकिस्तान, सी फॉर चाइना, के फॉर किर्गिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान। इतना आपको समझना है। और ईरान अभी 9वां मेंबर पड़ा बन गया है, जब ये हमने पढ़ा था इसको। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। तो रशिया हो गया आपके पास, ठीक है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ओके, सो मैं इस सेशन को यही रुकता हूँ, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली उसके नीचे कमेंट क्यों नहीं करते, उसमें आप, मैं कुछ पूछता हूँ बताते क्यों नहीं है, है ना। तो आप बताने की कोशिश करें वीडियो अगर आप फुल देख रहे हैं, है ना। और आपसे यही कहूँगा कि वीडियो में कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी। पीसी को तो करते रहें डेफिनेटली, पीसी तो आपको छोड़ना ही नहीं है, पीसी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, वो तो आपको करना ही है। वो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, अदर एग्जाम हो, है ना। और इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द करंट अफेयर देन यू गो इन अ पीसी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे करंट अफेयर से भी कनेक्ट रहना है, और आप कोई भी एग्जाम आगे नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, 2023-24 सॉरी 24-25-26 में देना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। सो इस सेशन को ये रुकते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।